नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश जिसका नाम है निवेश की एबीसीडी। और हर हफ्ता हम बाजार की एक आवाज़ से आपको मिलाते हैं, एक जानकार से मिलाते हैं जो न सिर्फ अपने अनुभव के बदौलत आपको बताते हैं कि आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में आपको क्या बदलाव करने चाहिए या कैसे आगे बढ़ना चाहिए, बल्कि बाजार में हो रहे तमाम उथल पुथल या ट्रिगर्स को भी वो समझते हैं और आपको समझाते हैं। आज भी बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं निवेश की एबीसीडी में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि कुमार झा, एमडी और सीईओ एलआईसी म्यूचुअल फंड के। रवि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और आज आसान भाषा में एक निवेश की पाठशाला होगी हमारी दर्शकों के साथ आपकी। तो पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहती हूं मैं, रेट कट से आप कितने खुश हैं? ये सबसे पहले मैं आपके सभी व्यूअर्स ईटी नाउ के स्वदेश के सबको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और एलआईसी म्यूचुअल फंड की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं। और जो क्वेश्चन आपने पूछा कि रेट कट से, इनफैक्ट रेट कट से हम लोग ये वाइडली एंटिसिपेटेड था कुछ समय से कि रेट कट होने वाली है, यूएस फेड स्टार्ट करने वाली है। और इसीलिए हम लोग पॉजिटिव हैं इस रेट कट को लेके और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में इंडिया में अच्छी इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि इंडिया इज़ वन ऑफ द इमर्जिंग मार्केट सेक्टर्स अमंग द मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट, चाहे इक्विटी मार्केट की बात हो, बॉन्ड मार्केट की बात हो, हर जगह जो है सो एक अच्छा पॉजिटिविटी और बिजनेस ऑप्टिमिज्म रहने वाली है। बिल्कुल। अब इतनी पॉजिटिविटी के साथ सर ये समझना चाहेंगे कि अब क्योंकि अगर हम एफआईआईज के पहलू से समझें तो ये वो ऐसा वक्त है जहां पर हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि वो इमर्जिंग मार्केट्स में पैसे डालें और भारत में पैसे डालें। हालांकि हमने पिछले कुछ महीनों से लगातार एक बिकवाली का सेशन भी देखा है। रवि सर, ये बताइएगा हमें कि इमर्जिंग मार्केट के पूरे बास्केट को अगर हम देखें तो भारत एक प्रीमियम के साथ आता है। अब ऐसे में एफआईआईज का रुख इमर्जिंग मार्केट्स की ओर अगर बढ़ता है तो भारत किस पायदान पे होगा और क्यों? जैसा कि रेट कट का जो अनाउंसमेंट यूएस फेड के द्वारा किया गया है, उससे पहले भी पोस्ट इलेक्शन, थोड़ा सा इलेक्शन के टाइम में जरूर थोड़ी सी एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट की बात रही थी। लेकिन पोस्ट इलेक्शन बहुत सारे इनिशिएटिव्स ने ये गवर्नमेंट ने पिछले 120 डेज में लिया है। और उसी के कारण मैं देख रहा हूँ कि एक पॉजिटिविटी पूरे मार्केट में भी बन के आई है। और अभी खास करके चूंकि यूएस फेड ने रेट्स कम किए हैं तो उससे और ज्यादा बिजनेस ऑप्टिमिज्म हो गया है, हो जा रहा है, बन रहा है एक सेगमेंट में। और इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर से यही हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो उनकी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी इंडियन मार्केट्स में, इंडियन इक्विटी मार्केट में या बॉन्ड मार्केट में। बॉन्ड मार्केट का तो शुरुआत हो ही गया है, पहले से भी था। जैसे कि कुछ बड़े सेगमेंट्स में था कि इंडियन जी सेक को वो अपने इंडेक्स में ऐड करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि उससे जो इन्फ्लोज हैं, चाहे इक्विटी में हो, डेट में हो, वो बहुत स्ट्रांग और अच्छी हो जाएगी। और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, और जो ग्रोथ रेट भी है, इंडिया अगर देखें पूरे वर्ल्ड की बात करें, जो ग्रोथ रेट है जीडीपी की, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हाईएस्ट ग्रोथ रेट अमंग ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पिछले क्वार्टर की भी बात करें तो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट इट वाज अराउंड 6.7%। और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में इट विल बी अराउंड 7% और बेटर देन 7%। सो इन दिस सिनेरियो आई एम एक्सट्रीमली पॉजिटिव कि इक्विटी मार्केट में या डेट मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही अच्छा और रोबस्ट रहने वाला है। हम्म। अब देखिए, जब से ये रेट कट की अनाउंसमेंट हुई है तब से सभी जगह हम देख रहे हैं कि इसके फ़ायदे कहाँ कहाँ होंगे, कैसे कैसे होंगे। लेकिन अभी भी हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आरबीआई भी इस इवेंट पर नज़र बनाए हुए है। और एक बार यूएस जैसी कोई इकॉनमी रेट कट करती है तो बाकी इकॉनमीज भी प्रेशर में आ ही जाती हैं सर रेट कट करने के लिए। और बाकी हम देखेंगे भारत में भी इसका असर पड़ेगा और हम भी रेट कट करेंगे। लेकिन आपके मुताबिक कितना होना चाहिए या कितना हो सकेगा, किन किन फैक्टर्स को आरबीआई गवर्नर साहब यहाँ पर कंसिडर करना चाहेंगे रेट कट करने से पहले? क्योंकि अगर हम फेड की कमेंट्री देखें तो उसमें एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन का जो आउटलुक है वो अभी भी कंफर्टेबल लेवल पर है, ऐसा नहीं कहा गया है। भारत में भी हमने देखा है कि गवर्नर साहब की स्टेटमेंट में आया है कि जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन है वहाँ अभी भी थोड़े से कंसर्न्स हैं। तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए घरेलू स्तर पर क्या स्टैंड हो सकता है रेट कट को लेकर आपके मुताबिक?
दोनों ही सेगमेंट में अगर मैं बात करूं, आउट ऑफ इंडिया की बात करूं, तो यूएस फेड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक दोनों ने ही अपने रेट कट्स स्टार्ट कर दिए हैं। और जी। मुझे, और जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, यूएस इकोनॉमी की 2.5% जो लास्ट मंथ की इन्फ्लेशन रेट थी, लेकिन उसको भी पॉजिटिवली लेते हुए यूएस फेड ने कमेंट किया है कि हम लोग आगे आने वाले समय में जरूर हम इन्फ्लेशन को वॉच करेंगे, लेकिन हम लोग पॉजिटिव हैं कि ग्रोथ को मोमेंटम देने के लिए उन्होंने जो है सो रेट कट को पुश किया है, स्टार्ट किया है। जहां तक भारतवर्ष की बात है, हमारे गवर्नर साहब बहुत ही क्लैरिटी के साथ बार बार ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो इन्फ्लेशन को बहुत कीनली वॉच करेंगे, और इन्फ्लेशन की मूवमेंट को देखते हुए ही वो डिसीजन लेंगे कि हमको रेट कट करना है कि नहीं करना है। फॉर्चुनेटली जो लास्ट मंथ का जो इन्फ्लेशन का रेट जो इंडिया का है, इट इज़ बिलो 4%। इनफैक्ट वो करीब 3.75% के आसपास था, जो कि एक बहुत ही हेल्दी नंबर्स है। और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में इन्फ्लेशन की रेट अगर बिलो 4%, जो कि कंफर्ट लेवल है आरबीआई गवर्नर की, तो हम लोग जरूर सेकेंड हाफ में रेट कट की उम्मीद कर सकते हैं। जहां तक कितनी रेट कट होनी चाहिए वो नंबर का, तो मैं उसमें कोई गेस नहीं करना चाहता हूं। मैं सोचता जी। हूं कि एक हेल्दी रेट कट रहेगी, हाँ। जिससे कि इकोनॉमी में मोमेंटम आए, बिजनेस में, केपेक्स में, हर जगह जो है सो बिल्कुल। एक हेल्दी आउटपुट नजर आए। बिल्कुल, उसी की ही उम्मीद है। कंजम्पशन कैपेक्स और तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर माहौल काफ़ी पॉजिटिव बनता हुआ अब नज़र आ जाएगा एक बार रेट कट यहाँ पे भी शुरू हो जाए तो। लेकिन रेट कट के अलावा घरेलू बाज़ार में हमारी अर्थव्यवस्था के लिहाज से क्या-क्या ट्रिगर्स आप गिनाना चाहेंगे? क्योंकि बाज़ार देखिए हमेशा ट्रिगर्स पर काम करता है। बाज़ार के सेंटिमेंट्स ट्रिगर्स के लिहाज से बदलते रहते हैं। तो बाज़ार को एक तरफ इंतज़ार था यूएस के ऐलान का, अब वो तो हो गया। उसके बाद बाज़ार अगले ट्रिगर के इंतजार में है। तो आपके मुताबिक अब वो कौन सा अलग फैक्टर है? घरेलू रेट का ऐलान, घरेलू रेट बदलाव का ऐलान, क्या ये एक ट्रिगर होगा बाजार के लिए, या उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी शायद उम्मीद कर रहा है बाजार? देखिए, दो तीन चीज बहुत ही स्ट्रांग है। हम्म। रेट कट्स होगी, होनी चाहिए सेकेंड हाफ ईयर में, इस सेकेंड हाफ ईयर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। लेकिन दो तीन चीज, कुछ चीजें जो बहुत स्ट्रांग है इस हमारे कंट्री के लिए और इकोनॉमी के लिए, वो है कि अगर एसआईपी का इन्फ्लोज ही अगर आप देखते हैं, तो हर महीने एसआईपी की इन्फ्लोज एक नई पीक टच कर रही है। इनफैक्ट अगस्त का भी जब डेटा आया है, तो इट इज मोर देन 23,500 करोड़। तो जो जो इन्वेस्टमेंट है वो एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल दे रही है। सेकेंडली, जो दूसरा डेटा पॉइंट है, जब हम लोग एनालाइज कर रहे थे इंटरनली, तो देखा हमने कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं और एचएनआई और रिटेल सेगमेंट अगर हम कैच करें, तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, इट इज अराउंड 25.85% अप टू जून 2030, 30 जून 2024, सॉरी। तो इससे क्या है कि देर इज ह्यूज पॉजिटिविटी एंड इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी मार्केट। और जो तीसरा डेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी बात बार बार होती है, वो है हम्म। डीमैट अकाउंट्स की। जो जी। डीमैट अकाउंट है, जो कि पहले बहुत ही कम हुआ करता था, बिलो 10 करोड़ हुआ करता था, सडनली देर इज ए लॉट ऑफ स्पॉट आफ्टर कोविड 2019, और आज के डेट में इट इज मोर देन 17 करोड़, विच इज अ वेरी वेरी हेल्दी एंड वेरी पॉजिटिव फैक्टर। तो मैं समझता हूं कि ये सब कुछ बहुत स्ट्रांग नंबर्स हैं। और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो बहुत स्ट्रांग भी हो गया है। इनफैक्ट इट हैज स्टेबलाइज्ड आवर इक्विटी मार्केट, and not only stabilized our equity market, it has significantly lowered the importance of foreign investments into Indian stock market। ये एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। और चूंकि सबसे बड़ी बात ये भी है, देखिए, एक एक दो ट्रिगर जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मिडिल क्लास रिलेटेड। भारतवर्ष में मिडिल क्लास की जो सेगमेंट है, इट इज मोर देन 44 करोड़। और मिडिल क्लास एक ऐसा मिडिल क्लास है जो कि दे आर वेरी एस्पिरेशनल, जिनकी इनकम अगर 1 लाख, 1.25 लाख से लेके 20 लाख, 25 लाख तक, ये जो सेगमेंट है मिडिल क्लास की, दे आर हाईली एस्पिरेशनल। अगर उनके बच्चे हैं, फैमिली हैं, तो वो एस्पायर करते हैं कि चाहे स्पोर्ट्स में गए, एजुकेशन में जाए, उनको अच्छी जॉब हो, उनकी इनकम बढ़े, उनकी जो स्पेंडिंग है, लग्जरी आइटम्स, ये सब पे, कंजम्पशन पे, वो सब चीज़ जो है सो इनका ग्रो हो, कई गुना ज़्यादा ग्रो हो। तो ये सब चीज़ देखा देखा जा रहा है, जिससे कि जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है इंडियन मार्केट का, वो बहुत बहुत पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा निकल के आ रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में
this will give lot of positive triggers. It is already giving lot of triggers also, and it is helping the market to grow in leaps and bounds. सर थोड़ा सा भारतीय बाजार को डाइसेक्ट करते हैं। डाइसेक्ट से मेरा कहने का मतलब है सेक्टर वाइज। जानना चाहेंगे कि किन किन सेक्टर्स को लेकर आप बुलिश हैं और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपको लगता है कि अब जो गति की रफ्तार हमने देखी थी वो थम सी गई है या थोड़ा सा धीमापन दिखाई देगा। मैम, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, चूंकि बहुत सारे सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट की भी पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, सेमी कंडक्टर से रिलेटेड, ये तीनों चीज़ में गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा पुश है। तो इसी से रिलेटेड अगर हम सेगमेंट देखें, चाहे फार्मा हो, चाहे कंजम्पशन रिलेटेड हो, चाहे डिफेंस हो, एरोस्पेस हो, ड्रोन हो, ये सारे सेक्टर्स जो हैं सो बहुत ही पॉजिटिव। और इनफैक्ट ऑटो एंसिलरीज, ऑटोमोबाइल्स, ये सब कुछ सेक्टर्स हैं जो कि बहुत ही, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में डिक्लेयर किया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है उसमें इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है इट विल बी ग्रोइंग मोर देन 3x, $150 बिलियन से वो $500 बिलियन के आसपास जो है इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया था। दिस इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट नंबर। सेमी कंडक्टर की बात करें तो वहां पे 2021 में दे हैव गिवन 76,000 करोड़ टू पुश सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट। अगर मैं PLI की बात करूं तो गवर्नमेंट हैज गिवन सपोर्ट ऑफ 1,97,000 करोड़ PLI incentives in 14 sectors, 14 segments. Or these are all very, very encouraging signs from the government, and therefore there are chances that some of the sectors will simply fly off. उसकी परफॉर्मेंस बहुत बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि there is lot of thrust and push from the government side to increase the production, to establish the industrial capacity, to encourage private sector to invest into bringing good projects, good factories, laying out and giving millions of jobs to the unemployed youth. So there are lot of good positive sector segments like automobiles, electronic components, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मा, ड्रग, स्पेशलिटी, स्टील, टेलीकॉम, ये सब बहुत सारे ऐसे हैं। सोलर मॉड्यूल्स है, बैटरीज, ड्रोन्स, these are the sectors which we are extremely bullish upon, and we hope in the coming days it will give good support to the growth of the market. सर अब ऐसे में कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो चल चुके हैं, उनमें आपको और भी स्टीम नज़र आ रही है, और भी क्या लेग रूम नज़र आ रहा है? रेलवे, डिफेंस जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो हमने देखा है कि काफ़ी चल चुके हैं। मैम, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए, मैंने आपसे SIP का जिक्र किया, या जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की मैंने बात की, या जो HNI और रिटेल का जो पार्टिसिपेशन है, इट इज मोर देन 25% एज ऑन 30th of June 2024। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ आता है तो देन ही विल डेफिनेटली मेक लॉट ऑफ वेल्थ क्रिएशन फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग अगर ये सोचें कि मैं आऊं और कल ही मेरा जो है पैसा 2x 3x हो जाए, then this will not be correct for the kind of investment they are looking into. Market is there, opportunity is very much there, कि अगर हम एक लंबे समय तक for a long term if we are investing into, we will and there are lot of tools. अगर हम म्यूचुअल फंड की ही बात करें, चूंकि मैं म्यूचुअल फंड LIC म्यूचुअल फंड को बिलोंग करता हूं, वी हैव 39 स्कीम्स, we have more than 20 schemes in equity, or it is being managed by professionals who are having good number of work experience of 15, 16, 20 years, and they are managing the funds. तो अगर हमारे funds में, हमारे schemes के through ये लोग invest करते हैं, तो all the investors will not only they will be able to have a good wealth creation, they will be also achieving their financial goals, provided they are willing to invest for a long term. आपने अपने हाउस की बात की, अब हाउस व्यूज के लिहाज से किन किन सेक्टर्स में आप बुलिश हैं वो तो आपने बताया, लेकिन किस तरह से, क्योंकि
हम देख रहे हैं कि निवेशकों का ट्रेंड थोड़ा सा बदल भी रहा है। एक तरफ हमने मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा खासा रनअप देखा, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स की हमने बहुत इंटरेस्ट भी आती हुई देखी इन मार्केट कैप कैटेगरीज में। अब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अब लोग मुनाफा भी बांध रहे हैं और उस पैसे को शिफ्ट कर रहे हैं लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, बैफ, अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरीज में। उस अगर इन सब को ध्यान में रखते हुए हम आपके फंड हाउस का अनुभव जानना चाहें तो किस कैटेगरी में आप इन्फ्लोज एसआईपी के जरिए हो या लमसम हो, कहाँ आता हुआ देख रहे हैं ज़्यादा? और जो जो निवेशकों का एक चलन बढ़ा है पैंडेमिक के बाद, हम न सिर्फ बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे छोटे मझोले शहरों की भी बात कर रहे हैं। साथ ही हमने देखा है कि बाजार की एक तरफा चाल भी चली है और इस तरह से निवेशकों का पार्टिसिपेट करना एक टिपिकल अंडरलाइन बुल रन का भी एक फीचर और नेचर होता है। लेकिन जिस निवेशक की मैं बात कर रही हूँ, आपके फंड हाउस में उनको लेके स्टिकीनेस कितनी दिखाई दे रही है, कितना वो सस्टेन कर पा रहे हैं? अगर इन पॉइंट्स पे आप अपनी राय दे पाएं तो। ओके मैम, हमारे कुछ फंड्स हैं जो कि बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट देयर आर 10 to 12 इक्विटी फंड्स जो कि पिछले जनवरी फरवरी से दे आर परफॉर्मिंग एक्सीलेंटली, वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और जिसमें से मैं कुछ फंड्स का नाम लेना चाहूंगा, जैसे मेरा हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है विच इज डूइंग एक्सीलेंटली। इसी तरह हमारा डिविडेंड यील्ड फंड है विच इज डूइंग एक्सीलेंटली वेल। फिर मिड कैप है, स्मॉल कैप है, वैल्यू फंड है, लार्ज एंड मिड कैप सेक्टर है फंड है, मल्टी कैप फंड है हमारा जो कि बहुत बहुत अच्छा है एंड इट्स गिविंग गुड, वी आर गेटिंग गुड इनफ्लोज इनटू दीज फंड्स। इवन फ्लेक्सी कैप इज आल्सो गिविंग अस गुड फंड्स, गुड इनफ्लोज इन आवर in that particular scheme. So overall I feel that जो जो इक्विटी डाइवर्सिफाइड इक्विटी सेगमेंट है इसमें जरूर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट और सपोर्ट हम लोगों को हमारे इन्वेस्टर्स के थ्रू मिल रहा है। And we are getting very good outstanding support from our customers, our distributors, LIC agents in supporting us. And as a result, I'll also tell you, जो सबसे बड़ी बात है, in fact, in FY19, अगर FY19 की 5 साल पहले की बात करूं मैं, तो हमारी इक्विटी जो टोटल AUM हुआ करती थी, इट वाज लेस देन 3000 करोड़, इट वाज 2983 करोड़, और उसकी जो परसेंटेज शेयर हमारी टोटल AUM में थी, इट इज ओनली 17%, इट वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी टू अनाउंस कि अगर हम आज की डेट का बात करें तो आवर इक्विटी द परसेंटेज शेयर हैज इंक्रीज टू मोर देन 48%, और जो इक्विटी AUM है दैट हैज ग्रोन टू मोर देन 16,900 करोड़। So more than 5 times, 5.5 times it has grown, and which also signifies the experience of the industry also, कि इंडस्ट्री भी जो है इक्विटी फंड की जो ग्रोथ है वो ट्रेमेंडस हो रही है। और अगर इक्विटी फंड की मैं बात करूं, इनफैक्ट इसी फाइनेंशियल ईयर का मैं एक डेटा देख रहा था, सिंस अप्रैल जो इक्विटी की जो इनटेक आई है, इट इज ऑलरेडी टचिंग 1,69,574 करोड़ इन इक्विटी जो नेट इनफ्लोज है, एंड विच इज in just 5 months. इनफैक्ट अगर लास्ट ईयर पूरे साल की मैं बात करूं तो टोटल इक्विटी कलेक्शन था 1,84,000 करोड़, और अगर इस साल ये 5 महीने की ही बात करूं तो द टोटल अमाउंट कम्स टू अराउंड 1,69,000 करोड़ नेट इनफ्लोज इनटू इक्विटी सेगमेंट, सो विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी हेल्दी, एंड which signifies the inclination of the retail investors कि वो इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, and they want to take participate in the rally of the stock market, and they want to make good wealth creation and achievement of their financial goals. सर, जब भी LIC की बात होती है तो मेरे ख्याल से एक नेचुरल कनेक्शन निवेशक और लोगों के मन में आ जाता है। भले ही वो आप विश्वास का कनेक्शन कहें, भरोसे का कनेक्शन कहें, लोगों के लिए अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत करना काफ़ी कंफर्टेबल वो महसूस करते हैं LIC के साथ। ओवरऑल आपने बताया कैसे आपका AUM बढ़ रहा है, वो अपने आप में इस बात का सबूत है कि लोग एक तो इक्विटी की ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं और दूसरा आपके फंड हाउस को लेकर उनमें जागरूकता भी आ रही है। लेकिन इन सब में मुझे जानना है कि छोटे मझोले शहरों को लेकर फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि Tier 2 Tier 3 टाउन से हम देख रहे हैं कि लोगों का इक्विटी में पार्टिसिपेट करना
बढ़ गया है। ऑल्सो बिकॉज अब हम एक क्लिक पर म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इस तरह की जो आसानी है और सहूलियतें हैं वो काफ़ी हद तक लोगों के पार्टिसिपेशन के पीछे एक वजह भी है। फंड हाउस के तहत कितना पार्टिसिपेशन आपको छोटे मझोले शहरों से आता हुआ दिखाई दे रहा है, और LIC एज ए ब्रांड का कितना फ़ायदा यहाँ पर है? कविता, इनफैक्ट छोटे शहर जो है, खास करके जो बियॉन्ड 30 सिटीज हैं, हाँ। वहाँ से हम लोगों को बहुत अच्छा कलेक्शन और सपोर्ट हम लोग को आ रहा है। ये इसलिए भी है क्योंकि LIC की जो ब्रांड वैल्यू है या जो ट्रस्ट है वो छोटे शहरों में कहीं ज्यादा है। हम्म। LIC की जो ब्रांडिंग है, और जो डेटा भी इंडस्ट्री की निकल के आ रही है वो भी यही बताती है कि जो बियॉन्ड 30 सिटीज हैं, चाहे वहाँ का अगर SIP नंबर्स की बात हो या कुछ भी हो, वो इट इज मच हायर देन T30 सिटीज। हम्म। इनफैक्ट मैं आपको जो अगस्त का जो डेटा आया है मैं आपको उसमें शेयर करना चाहूंगा। हम्म। अंडर डायरेक्ट मोड, अगर हम्म। मैं डायरेक्ट मोड की बात करूं, जो हम्म। टोटल नंबर ऑफ SIPs हैं, इट जी। इज 1,28,1,28,00,000 SIP numbers from T30 cities, अच्छा अच्छा। which is 15% of the total SIP numbers, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बियॉन्ड 30 की बात करें, देयर नंबर इज मच हायर। जहां इनका 1,28,00,000 है, their number is 1,82,00,000, and which comprises 22% of the direct investment by the residents, those who are staying in small towns, small cities beyond 30. So that is a very encouraging sign. जो भी लोग छोटे शहर में रह रहे हैं वो भी they have also understood the impact of investing into SIPs, mutual funds, and trying to gain the wealth creation, etc. हम्म। For their बिल्कुल। for themselves बिल्कुल। or for their own families. So which हम्म। is a very, very positive signal. This is what I believe. बिल्कुल, बिल्कुल। सर, अभी आजकल के जो युवा निवेशक हैं उनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि इस वक़्त अगर आप उनकी जगह होते तो आप बेहतर निवेश के फ़ैसले ले सकते, या शायद आपके फ़ैसले नाकाफ़ी होते और ये जनरेशन आपसे काफ़ी आगे है? क्या कहेंगे? कविता, इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा, मेरा बेटा ही है, ही इज इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। अच्छा, अच्छा। और मैं यंग जनरेशन को देख रहा हूँ कि दे आर वेरी पॉजिटिव एंड बुलिश ऑन इन्वेस्टमेंट इनटू म्यूचुअल फंड, NPS, बिल्कुल। एक्सेट्रा। हुँ, हुँ। जरूरत है थोड़ी सी ना बैठ के बात करने की। अच्छा। जो यंग जनरेशन है, यंग पीपल है या यंग सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट हैं, दे आर वेरी मच नॉलेजेबल। हम हाँ। लोग के समय के जैसे नहीं है। 30 ईयर्स 35 ईयर्स पहले हम लोग जैसे थे, और उनमें बहुत हम लोगों की IQ लेवल में और अंडरस्टैंडिंग में बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल, इनफैक्ट उस समय इतने सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज भी नहीं था जो कि आज सही बात है। अवेलेबल है मार्केट में। और नॉलेज, देर इज अ वाइड स्प्रेड नॉलेज ऑल्सो अवेलेबल वेरी हाँ, इजीली। मतलब राइट। on a click of a button they can know from Google or any other their own apps. There are several digital fintech apps also which are available, जो कि हुँ। बहुत इजी और बहुत कन्वीनियंट है। तो हाँ। मैं समझता हूँ कि यंग जनरेशन, आज की यंग जनरेशन बहुत अच्छी है। दे आर वेल नॉलेजेबल, दे आर अवेयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज ऑल्सो। जरूरत है कि हम पेरेंट्स जो हैं, सो वी हुँ, शुड बी मोर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा आधा एक घंटा उनके साथ बैठे, उनके हुँ, कंसर्न्स को समझे और उनको एक्सप्लेन करें द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग, सेविंग्स। ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि हुँ। देखिए यंग एज में जो सेविंग की एक बार हैबिट हो जाएगी ना, लाइफ हाँ, लॉन्ग इट इज गोइंग टू पे हिम और हर फॉर इंटायर लाइफ टाइम। राइट। और उसकी जो बेनिफिट है वो मतलब अनपैरेलल्ड है। हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उस दौर से गुजर चुके हैं। जब लाइफ में हम लोगों को कॉम्प्लिकेशंस, डिफिकल्टी आई, तो उस समय सेविंग्स का कोई बहुत स्ट्रांग हमारे पास कनेक्ट या एक ऐसा पर्स हमारे लिए अवेलेबल नहीं था जहां से कि हम सेविंग्स निकाल सकते हैं। लेकिन आज के डेट में SIP, लमसम, मैं तो अपने बेटे को भी बोलता हूँ और सभी से, जो भी यंग जनरेशन मुझे मिलते हैं, कि सेविंग्स छोटा भी हो हुँ, जब स्टार्ट करना चाहिए। और मंथ एंड में जो पैसा आपका बचता है, हुँ, 5,000, 10,000, 25,000, उसको भी उसी फोलियो में जमा करिए। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड का ये बहुत बहुत ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि हुँ, आप जो है सो उसी फोलियो में SIP भी कर सकते हैं, और टाइम टू टाइम जब आपको लगे कि मार्केट थोड़ा सा गिरा है
या एंड ऑफ द मंथ अगर आपके पास पैसा बच जाता है, देन यू कैन इन्वेस्ट इनटू द सेम फोलियो, सो दैट the magic of compounding gets accumulated much faster than राइट। normal SIP, जो कि रेगुलर अगर 5,000, 10,000, 25,000 का चलाएंगे, उससे कई गुना ज्यादा इंक्रीमेंटली उसमें जो है सो वेल्थ क्रिएशन हो पाती है। रवि सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इस खास चर्चा में। समय तो समाप्त हो गया, हालांकि सवाल अभी बाकी हैं, लेकिन आपसे बहुत जल्द फिर से मुलाकात होती है और एक बार फिर से हम इस तरह की पेशकश लेके आएंगे दर्शकों के लिए, जहां पर आप शिरकत करें और आसान भाषा में निवेश की गुत्थियां उन्हें समझाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ठीक है, थैंक यू। मैं आपके द्वारा आपके सभी इन्वेस्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आई विल ऑल्सो लुक फॉरवर्ड, मैं चाहूंगा कि आपके साथ और भी बहुत सारी सीरीज हम लोग कर सकें। और बिल्कुल। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा, हम लोग LIC MF मैन्युफैक्चरिंग फंड कल से लॉन्च करने वाले हैं, फ्रॉम 20 सितंबर, 20 तारीख से लेके 4 अक्टूबर तक खुली रहेगी। मैं सभी इन्वेस्टर्स से, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि वो भी अगर उन्हें अच्छा लगे तो वो जरूर इन्वेस्ट करें। वी विल ट्राई टू विल ट्राई टू हेल्प हिम और हर टू अटेन हिज और हर फाइनेंशियल गोल्स। जो भी उनके गोल्स रहेंगे उसको हम लोग पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, धन्यवाद सर, धन्यवाद।